और स्वाभाविक रूप से यह हमारे देश के लोगों की एक कल्पना भी थी कि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा और वह नेतृत्व देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। 2014 में मुझे अच्छी तरह से याद है जब देश के अंदर हम लोकसभा के चुनाव के करीब थे, नजदीक थे, भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व ने तय किया कि गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री उस वक्त के इनके नेतृत्व में हम देश में चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारी पार्टी ने देश के सम्मुख रखा और परिणाम आप सब लोगों ने देखा कि पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक जो एक वातावरण बना कि यही नेतृत्व सही नेतृत्व है जिसकी इस देश को वर्षों से उम्मीद एक इंतजार थी, वो इंतजार की घड़ी पूरी हुई और आपने परिणाम देखा कि पूरे देश भर में जब परिणाम आया लोकसभा के चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रही है। हम चाहते अपने बलबूते सरकार बना सकते थे, सरकार चला सकते थे, लेकिन गठबंधन का धर्म निभाने का हमारा एक सिद्धांत रहा। इसलिए एनडीए की सरकार देश में बनी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी के बारे में एक बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है, बड़े फैसले करने का, कड़े फैसले करने का हौसला और हिम्मत अगर किसी व्यक्ति में है, किसी नेता में, वो दूसरा नाम नहीं, वो नाम एक ही है, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। और आपने इस बात को भी देखा, उससे पहले एक दशक भारत ने एक बहुत बड़े देश के नहीं विश्व के एक अर्थशास्त्री के नेतृत्व में भी गुजारा। बतौर प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से हमारे सम्मान के प्रति है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। एक अर्थशास्त्री के नाम के नाते उनकी एक पहचान, लेकिन देश इस बात को भी समझता है, जानता है कि पूरा देश उस 10 वर्ष के यानी कि एक दशक के उस अंतराल में बहुत मंदी के दौर में से आर्थिक दृष्टि से गुजरा है। अब उन सारी चीजों को दोष देने का मुझे लगता है कि वो उस चैप्टर पर, उस बात पर हम ना जान तो बेहतर होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभालने के पश्चात एक शुरुआत की कि भारत इस दौर से बाहर निकलना चाहिए, मंदी के दौर में से बाहर निकलना चाहिए, भारत अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, भारत सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीना तान करके खड़ा होना चाहिए, सिर उठा करके खड़ा होना चाहिए। और उस दृष्टि से आपने इस बात को देखा होगा कि बहुत वक्त नहीं लगा, बहुत कम वक्त लगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी जहां भी खड़े हुए, जो देश अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत प्रगति जिन देशों में हुई पड़ी, जो भारत को जनसंख्या के आधार पर बड़ा देश को मानते थे, लेकिन उसके अनुरूप भारत की पहचान नहीं थी, भारत का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं होता था। अगर भारत के प्रधानमंत्री कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते थे मोदी जी से पहले,
तो हमने देखा कि वो मंच का एक कोना बन करके, कोने का हिस्सा बन करके रह जाते थे। किसी का पांव आगे नहीं बढ़ता था उस दिशा में, किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ता था मिलाने के लिए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि आज अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच के कहीं किसी भी कोने पर खड़े होते हैं, दूसरे कोने से लोगों के उन नेताओं जो विश्व के मानचित्र पर अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, उनके पांव भी स्वतः चलते हैं, उस दिशा में चलते हैं जहां मोदी जी खड़े हैं। उस तरफ हाथ बढ़ता है जहां मोदी जी खड़े हैं। ये अंतर है, जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका कुछ बातों को लेकर बड़ा स्पष्ट है। जो कठिन काम है, जो जटिल काम है, उन कामों को करना। आप कल्पना करिए, अगर हम उन बातों को जिक्र करें, अगर हम जीएसटी के सारे विषय को लेकर के बात कर रहे हैं, उससे हट करके अगर हम बातें करें, कितना मुश्किल था धारा 370 को समाप्त करना। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये देश का बहुत बड़ा वर्ग चाहता था। हमारी पार्टी की तो ये बिल्कुल स्पष्ट मान्यता थी कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। लेकिन धारा 370 समाप्त हो पाएगी, इसके लिए किसी का दिल नहीं मानता था कि ये संभव हो पाएगा। लेकिन अंतर देखिए, जब देश को मजबूत नेतृत्व मिला, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, हम और आप सब लोग चश्मदीद गवाह बने। हमने लोकसभा में बिल पारित होते देखा, राज्यसभा में बिल पारित होते देखा और धारा 370 को समाप्त होते देखा। यह हमारा इस पीढ़ी का सौभाग्य है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये देखा है। मैं जम्मू कश्मीर रहा हूं, जहां मैं रहता था, मेरे सामने वहां पर सचिवालय का भवन था और सचिवालय के भवन के ऊपर छत पर जो तिरंगा झंडा होता था, उसके समानांतर जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। धारा 370 के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि धारा 370 की वजह से एक ऐसी व्यवस्था भी है कि जम्मू कश्मीर का झंडा तिरंगे झंडे के समानांतर उसी ऊंचाई पर पड़ता है। क्योंकि हम सब लोग तिरंगे झंडे का जिक्र करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धारा 370 की वजह से तिरंगे झंडे के समानांतर अलग से जम्मू कश्मीर का झंडा हुआ करता था। और आज हमको सौभाग्य है ऐसे मजबूत नेतृत्व के साथ काम करने का कि धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश एक तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा है। ये अंतर है, जिन अंतर को इतिहास कभी ना मिटा पाएगा ना भूल सकेगा। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन लंबा संघर्ष 500 वर्षों से ज्यादा था। हजारों की संख्या में लोगों की शहादत हो गई, बलिदान हो गए, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण करने की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये दौर भी आया, तब आया जब इस देश को मजबूत नेतृत्व मिला नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हम और आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, हम चश्मदीद गवाह बनने का हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जब भव्य मंदिर का, भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों वहां पर संपन्न हुआ। और उसके पश्चात भव्य मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में संपन्न हुआ। ये हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं
बड़े फैसले, कड़े फैसले करने के लिए इस देश की जो लंबे अरसे से जरूरत थी मजबूत नेतृत्व की, उस जरूरत को पूरा किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब अगर जीएसटी की अगर बात कहें, अब देखिए रिफॉर्म्स के लिए बहुत बड़ी एक आवश्यकता थी। छोटी सी बात प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यभार संभालने के पश्चात कहा कि आओ खाता खोलते हैं, बैंक में खाता खोलते हैं। सब लोगों को लगा कि ये खाता खोलने वाला काम क्या है। हमारे विपक्ष के लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की उस बात को लेकर के, कहा कि खाता तो खोलेंगे क्या, पैसा क्या मोदी डालेंगे। जनधन का एक अभियान शुरू हुआ खाता खोलने का, और उसके पीछे एक अभिप्राय था, क्योंकि पूर्व में एक प्रधानमंत्री देश में रहे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं अगर 100 रुपए किसी आदमी को मदद करने के लिए भेजता हूं सरकार की ओर से, उस तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ उसको 15 रुपए मिलते हैं, 85 रुपए रास्ते में चले जाते हैं। कहां जाते हैं इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, आप व्यवस्थाओं से बाकी। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा खाता खोलो, खाता खोलो। सब लोग लगे, हमको पार्टी को भी आदेश हुआ कि सभी को जाओ खाता खोलने के लिए, जनधन के खाते खोले। उसका परिणाम देखा आपने। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी के खाते में अगर 100 रुपए डालते हैं तो 100 रुपए उस व्यक्ति को पहुंचते हैं जो लाभार्थी है। ये बात छोटी है, लेकिन आप देखिए रिफॉर्म के इंपैक्ट क्या है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री जी का ये हमारे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लगभग 17 तरह के टैक्सेस लगते थे। यहां वैट का जिक्र हो रहा था, दूसरे टैक्सेस का जिक्र हो रहा था। सारे मिलाकर के जो टैक्सेस 17 तरह के टैक्सेस थे, अलग अलग राज्यों में उनकी दरें अलग अलग होती थी। उसकी कलेक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, बहुत बड़ा संकट होता था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को लेकर के विचार हुआ, क्या ये संभव नहीं है कि एक देश में एक टैक्स की प्रणाली, वन नेशन वन टैक्स। और इस सारी चीज के लिए जिम्मा जो है उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के उनके जिम्मे लगाया गया कि इस पर विचार करो, रास्ता निकालो। एक राज्य में अलग से टैक्स लगता है, दूसरे राज्य में टैक्स की दरें अलग तरह की हैं, तीसरे राज्य में अलग तरह की हैं, और ऊपर से सेस और लगते, उत्तर और लगते हैं। इसको सरल कैसे किया जा सकता है? बड़ा फैसला था, कठिन फैसला था, लेकिन फैसला हुआ 1 जुलाई 2017 को कि देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था हम लागू करेंगे, और जिसको जीएसटी की शेप में हमारे सामने रखा। और जैसे जीएसटी की घोषणा हुई इस टैक्स के, ये सारी चीज को लेकर के, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उसका नाम हमारे विरोधियों ने, विपक्षी ने क्या नाम दिया? उसका नाम दिया गब्बर सिंह टैक्स। यानी कि उनको विपक्ष को तो विरोध करना था, यानी कि उनका सीधा सा अभिप्राय रहता था जितनी अव्यवस्था फैली रहे, जितना जो है उस सिस्टम में जो है वो गड़बड़ रहे, तो उनको वो सूट करना। शुरू के दौर में हमारे व्यापार करने वाले लोग भी थोड़ा सारी बात को लेकर के चिंतित थे, ये कैसे हो पाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के हमें बहुत मुश्किल आ रही है, हमें आदमी रखना पड़ रहा है, 2-2 नहीं 3-3 आदमी को काम में लगाना पड़ रहा है, इसकी कैलकुलेशन के लिए, इसकी सारी चीजों के लिए, इसके सारे पेपर्स बनाने के लिए। हम इस बात से सहमत हैं, जो कोई काम होता है, जो कठिन काम होता है, बड़ा काम होता है, उसकी शुरुआत तो कठिनाई से होती है, इस बात को स्वीकार करना। लेकिन आगे बढ़कर के आपने इस बात को देखा, धीरे धीरे जो है व्यापारियों ने भी स्वीकार किया, लोगों ने भी स्वीकार किया, और स्वीकार्यता इसकी इस कदर बढ़ी जिसका परिणाम ये हुआ
जिसका परिणाम हुआ कि जीएसटी प्रभावी ढंग से लागू हुआ। मैं जीएसटी काउंसिल में जाता रहा हूं, क्योंकि एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते कई बार मैं गया, लेकिन हमने इस बात पर खुली चर्चा होती थी, और खुली चर्चा के बाद उसमें सारी चीजों को लेकर के जब फैसला होता था, वो सामूहिक फैसला होता, सारे राज्यों के उसमें वित्त मंत्री या चीफ मिनिस्टर उसमें हिस्सा लेते। जब 2017 में जीएसटी शुरू हुई तो उस वक्त एक व्यवस्था और दी गई कि भाई जो राज्यों में जो टैक्स के शेयर में जो सारी चीजें जो सेटल नहीं हो पाएंगी, मुश्किल आएगी, कठिनाई आएगी, उसके लिए केंद्र जो है वो कॉम्पनसेट करेगा। जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा सभी राज्य को दिया जाएगा। और उसी काउंसिल की बैठक में यह भी तय किया कि ये 5 साल तक देखें, 5 साल के बाद संभव नहीं हो पाएगा। और इसलिए आपने देखा कि जून 2022 तक सभी राज्यों को जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा मिलता रहा, ताकि केंद्र जो है वो जाकर के उस प्रदेश को आर्थिक रूप से तंगी के हालात में न रखे, उसको मदद करेगा। और जहां सुझाव की दृष्टि से बातें आती रही, आगे बढ़कर के अब की बार 15 अगस्त को देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि जीएसटी के संदर्भ में हम विचार करने के लिए खुले मन से काम करेंगे। क्या विचार करेंगे, इस बात को लेकर के चर्चा चली, लेकिन आखिरकार 3 सितंबर को फैसला लिया जीएसटी की काउंसिल की बैठक में, और तय किया कि हम जीएसटी में बहुत अमूलतूल परिवर्तन करेंगे। जो स्लैब है उसमें परिवर्तन करेंगे। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो बहुत बड़ी राहत दी उनने पूरे देश के लिए, खासतौर से जहां जो 2 स्लैब होते थे, जो जिसमें काफी बड़ा जो है वो जीएसटी का स्लैब जो है 12 का था और एक 18 का था, दोनों के दोनों स्लैब समाप्त कर दिए और उन 2 स्लैब की जगह 5 और 18 का स्लैब, 12 और 28 का खत्म, 2 स्लैब खत्म कर दिए। और उसका इम्पैक्ट आपको यह बात मान करके चलना पड़ेगा। शास्त्री बात करते हैं, कहते हैं कि इसके जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। जो कैलकुलेट किया जा रहा है अभी तक वो यही किया जा रहा है कि लगभग 45,000 करोड़ टू 50,000 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा कलेक्शन, लेकिन उसके बावजूद कंजम्पशन में उसका फायदा होगा। जब स्लैब आपका कम होगा, जब आपका जीएसटी कम होगा, तो कंजम्पशन करने के लिए बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा स्कोप निकल आएगा। इसलिए इस बात को लेकर के जो फैसला हुआ, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये भी तय किया हमने कि 22 सितंबर पहले नवरात्रि, अब की बार के नवरात्रि देश के लिए ये एक तरह का कि हमारे लिए नवरात्रि के अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा है, जहां ये सारा जीएसटी का जो नया जो दौर जो हमने नए रिफॉर्म्स के साथ जो है ये शुरुआत जो है पहले नवरात्र से पूरे देश भर में की। और नवरात्र के दौर में आज हम आप सब लोगों को उस बात के लिए बधाई भी देते हैं, नवरात्रों की भी बधाई, और उसके बाद जीएसटी के नए दौर के इस बहुत बड़े राहत का जो काम हुआ है उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत कैलकुलेशंस में जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा टेक्निकल विषय भी है, उस पर हमें ना जाते हो। मैं कंपैरिजन में अगर मैं बातें करूं उसमें तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसमें हम देखें तो नए स्लैब के लागू होने से तो जीएसटी में जो 28% के जो ब्रैकेट में वाले जो सामान थे जो है उसमें जो 90% जो सामानों के जो दाम में और 12% के जो ब्रैकेट वाले जो है 99% जो है दाम जो है उनके वो उसमें कमी हुई। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा उसका एक लाभ। और इसके साथ एक कैलकुलेशन ये है कि जो कंजम्पशन जो बढ़ेगी इसकी
उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए की जो है वृद्धि उसमें होगी। अगर हम 45,000 या 50,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन में हम कमी महसूस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि जो है उसमें जो है वो जो कंजम्पशन की वजह से आएगी, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये सारी चीजों को अगर हम बात करें तो आगे सरल तरीके से, अगर हम सरल भाषा में अगर हम बात करें, जो जिस चीजों में इम्पैक्ट आए थे, अभी मैं देख रहा था कि हमारे सब साथियों ने हम जो सुझाव दिए, वक्त अगर ज्यादा होता हमारे पास तो हम बहुत और विस्तार से बात कर सकते थे। यहाँ जो हमारे कुशल जेटली जी ने बात कही, ठाकुर जी ने हमारे बात कही, जो किसान बागवानों का जिनने जिक्र किया है, उसमें मुकेश गुप्ता जी ने जो बात कही, जो पर्टिकुलरली जो इन्होंने कहा कि जो हमारा जो है कंजम्पशन उसमें जो बढ़ेगा जीएसटी का, उसकी दृष्टि से उन्होंने सुझाव दिए हैं। उसमें वीरेंद्र सूद जी ने अपनी आशंकाएं थोड़ी व्यक्त की हैं। उन आशंकाओं का भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में उसमें वे आउट निकल आएंगे सारी चीजों के सॉल्यूशन। जब एक बार कोई नई चीज होती है तो उस वक्त आशंकाएं तो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद समाधान उसमें होते हैं। और कुलदीप ठाकुर जी ने भी जो इसका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है इस बात के लिए। पहली बात तो ये कि देखिए, आमतौर पर सरकार की सोच ये रहती है कि जब कोई टैक्स लगाया जाता है उसको बढ़ाने की सोची जाती है, कम करने की नहीं सोची जाती। पहली बात तो ये जो सबसे बड़ा, और ये लगता है मुझे कि आजाद भारत के इतिहास में ये बहुत ऐतिहासिक कदम पहली बार ऐसे देखने को मिला है, जहां टैक्स के स्लैब में बहुत बड़ा जो है उसमें कमी की है, उसमें गिरावट लाई है। ये एक ऐतिहासिक कदम उस हम जहां भी टैक्स लगाते हैं, टैक्स बंद करने के लिए हम रिलैक्सेशन देने की जो है सोचते हैं, पहले तो जब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं निकल पाती उसमें। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। अब इसके इम्पैक्ट्स अगर हम देखें तो वो इम्पैक्ट्स हमारे सामने हैं। इन बातों को लेकर के जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, किसानों का, उसमें बहुत सारी जो आइटम्स हमारी जो है वो, चाहे वो ट्रैक्टर की बात करें, ट्रैक्टर के टायर की बात करें, ट्रैक्टर ट्यूब की बात करें, ट्रैक्टर के पुर्जों की बात करें, जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर के जो हमारे जो टूल्स हैं वो 18% से सीधे 5% आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ उस दृष्टि से बहुत बड़ा उसका लाभ हुआ है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। उसी तरह से अगर हम दूसरा अगर देखें, बाहर का, बहुत सारे साथी हमको ऐसे मिल रहे हैं, यार हमको पहले मालूम होता तो हम गाड़ी नहीं खरीदते, हमने अभी गाड़ी खरीदी है, अभी मालूम पड़ा कि उसमें 1.5 लाख रुपए कम हो गया जीएसटी। और स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 28% से उसमें जो डिक्रीज आई है, मैक्सिमम उसमें जो डिक्रीज आई वो 10% की डिक्रीज आई है। 28 से सीधे 18 पर कर दिया है। चाहे वो 2 पहिया वाहन है, स्कूटी है, छोटी कारें हैं, 3 पहिया वाहन है और यात्री वाहन है, ये सारी चीजों पर इंजन पे जो हमारे कल पुर्जे हैं, सारे के सारे 28 से सीधे 18 पर आए। आगे बढ़ करके और हम सेक्टर देखें तो जो आज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बनाने की अगर बात करते हैं तो सीमेंट का उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें होता है। और सीमेंट के कीमतें जो है पहले जो है उस पर जो है वो 28% का था, उसमें भी 10% की डिक्रीज करने के बाद भाई ये 18% पे लाया। अभी मैं देख रहा था कि मोदी जी बिहार में जाकर के भाषण दे रहे थे, हिमाचल की सरकार का जिक्र कर रहे थे। और जिक्र क्या कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश, हमने पूरे देश भर में सीमेंट पर जीएसटी कम करके 28 से उसको 18% करने के बाद बहुत बड़े वर्क हो रहा थी। आज गरीब आदमी भी घर बनाता है तो सीमेंट का उपयोग करता है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है वो भी सीमेंट का उपयोग करता है, घर बनाता तो सीमेंट लगता है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी सीमेंट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से बनेगा। और उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने
उल्टा उसके किया और यहां एक जीएसटी लगा करके, स्टेट का टैक्स लगा करके 6 रुपए प्रति बैग के हिसाब से उसको इंक्रीज की। पूरे देश भर में सीमेंट की कीमतें कम की मोदी जी ने और हिमाचल प्रदेश में सुखू जी की व्यवस्था परिवर्तन ने 6 रुपए सीमेंट की बोरी पर जो है वो और टैक्स लगा करके गरीब लोगों को राहत से वंचित किया है। ये काम करने का तरीका होता है। और इसी तरह से अगर हम और बात करें, हमारे टेलीविजन पर 28% था, 18% हो गया। हमारे एयर कंडीशन पर 28 से 18% हो गया। हमारे और भी जितने भी हमारे सोलर कुकर है, हमारे डिश वॉशर हैं, बहुत सारी आइटम उसमें जो है वो 28 से कम आई है या 12 से 5 पर आई है। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी बहुत बड़े इंपैक्ट हमको देखने को मिले। अगर हम पूरा कंपैरिजन करें पिछली गवर्नमेंट के साथ, यानी कि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसके साथ अगर टैक्स के स्लैब का थोड़ा सा मैं 2-4 का उदाहरण देकर के आपके सामने बात करूंगा, तो उसमें आप अंदाजा लगाइए सीमेंट पर यूपीए, यानी आपको यूपीए रहा नहीं, यूपीए खत्म हो गया है, नाम और हो गया है, क्या हो गया, इंडी गठबंधन क्या नाम रखा, इंडी गठबंधन। अब उनके, चलो हम तो उसका जिक्र करेंगे जो था यूपीए में, यूपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गठबंधन की गवर्नमेंट में सीमेंट पर 30% लगता था, अब वो 18% लगेगा। पेंट्स पर 30% लगता था, अब 18% लगेगा। जूतों पर, फुटवेयर पर 18% लगता था, अब उस पर 5% लगेगा। टेलीविजन पर 30% लगता था, अब 18% लगेगा। रेफ्रिजरेटर पर 30% लगता था, अब 18% लगेगा। वॉशिंग मशीन पर 30% लगता था, अब 18% लगेगा। रेस्टोरेंट में पहले 21% लगता था, अब 5% लगेगा। और उसी तरह से जो जितने भी हमारे कपड़े धोने के जो हमारे डिटर्जेंट हैं, साबुन हैं, उसमें 30% लगता था, अब उस पर 5% लगेगा। ऐसी बहुत सारी, मिनरल वाटर पर 28% लगता था, अब उस पर 5% लगेगा। और इसके अतिरिक्त जो मेडिसिन, जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो टोटल जीएसटी के दायरे से बाहर होती है। इसके अतिरिक्त जीएसटी के सेक्टर से बात करने के साथ साथ में जो ऐसी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनको बाहर किया गया। और इसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर, कैंसर की बीमारी जैसे ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए उसको जीएसटी से